एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग के बीच अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप अब ईरान पर हमला करने से इनकार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है, इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द कर दी जाती है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा यह है कि जल्द ही ईरान के साथ यूरोप के किसी देश में डील साइन की जाएगी। इससे 5 घंटे पहले ट्रंप ने ईरान को सीधे हमले की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि आज रात तेहरान पर जबरदस्त हमले किए जाएंगे, उसे तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया गया था। इस ऐलान के 5 घंटे बाद ट्रंप अपने बयान से ही पलट गए। और इससे पहले गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हुई थी, उसको लेकर के जो हालात पैदा हुए थे, काफी गर्मा गर्मी दोनों देशों के बीच देखने को मिली थी। लेकिन अब जो ट्रंप ने बयान दिया है, ट्रंप ने महज 5 घंटे के अंदर अपने बयान से यू टर्न मार लिया है। ट्रंप ने पहले कहा कि वो ईरान पर ऐसा हमला करेंगे कि पूरा ईरान इस दहल उठेगा, लेकिन उसके बाद ट्रंप ने अपना ये प्लान कैंसिल किया और ये कहा कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच एक डील साइन हो सकती है। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी है। Just had a big day. I know you'll never be satisfied, but that's okay. That doesn't bother me at all. We just made a great settlement of the war with Iran, and we're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe. And most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. But we have a signing soon, and the documents are in pretty final shape. So we'll see. We'll see. Very good. Should be done. That should be done pretty quickly. They want it every bit as much as everybody else wants it. And I think a lot of good relationships can ensue. और इससे पहले गुरुवार को ईरान और अमेरिका के बीच में भीषण जंग जारी रही। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिका के 5 मिलिट्री बेस पर जबरदस्त अटैक किया। ईरान का यह दावा है कि उसके हमले से अमेरिका के 2 विमान तबाह हो गए। जॉर्डन में अमेरिका के एयरबेस का हैंगर बर्बाद हो गया। हालांकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ईरान के हमले में एयरबेस के हैंगर में खड़े अमेरिका के 3 F-16 फाइटर जेट भी बर्बाद हुए हैं। ईरान ने बहरीन में अमेरिका यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया। कुवैत में भी ईरानी मिसाइल अमेरिका के 2 सैनिक अड्डों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं। ईरान की आर्मी ने इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकन एम्बेसी पर भी ड्रोन से अटैक किया। बड़ी खबर यूपी के फिरोजाबाद से है, जहां पर लखनऊ से दिल्ली आ रही स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच के एक पत्थर मारा गया। पत्थर से कोच का आउटर शीशा टूट गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी को चोट नहीं लगी है। इसी ट्रेन से संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सफर कर रहे थे। ट्रेन पर पत्थर फिरोजाबाद मखनपुर के बीच में किसी ने मारा और पत्थर ट्रेन के E1 कोच पर मारा गया है, जिसकी एक खिड़की का आउटर शीशा टूट गया। बताया ये भी जा रहा है कि इसी कोच में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। पत्थर मारने की घटना के बाद से ट्रेन को टुंडला से पहले आउटर पर रोक दिया गया, चेकिंग की गई और फिर ट्रेन को दिल्ली रवाना किया गया। ये थाना क्षेत्र हमारा दक्षिण और रसूलपुर का ऑलमोस्ट बॉर्डर पड़ता है। यहीं पर ही ये जानकारी मिली कि ट्रेन पे एक शीशा टूटा है और उसमें किसी व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंका गया है। तो उसके बाद में किसी सवारी को कोई क्षति नहीं पहुंची है और ट्रेन सुरक्षित गंतव्य स्थल तक पहुंची है। इसके अतिरिक्त अभी हम लोगों द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस देखे जा रहे हैं और ये ट्रेन कानपुर से दिल्ली की तरफ जा रही थी। हमारी 6 टीम्स लगी हैं इसके अंदर, एसओजी सर्विलांस और 2 सीओ साहिबान भी इसमें लगे हैं। एक व्यक्ति को हम लोगों ने हिरासत में भी लिया है और साथ में सीसीटीवी फुटेजेस में जो कुछ चीजें आ रही हैं तो आप लोगों को साझा उसमें की जाएगी जो जानकारी के हिसाब से। एक बार हम लोग और इंटेरोगेशन अपनी टीम्स के माध्यम से कर लें
तहरीर इसमें प्राप्त की जा रही है और इसमें मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा और तत्काल जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या इस ट्रेन में कोई घायल भी हुआ है क्योंकि शीशा टूटा था और मोहन भागवत इस ट्रेन में सफर कर रहे थे? इसमें किसी के घायल होने की कोई बात सामने नहीं आई है और इसमें पुलिस अब अपना काम यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और आगे कर रही है। सर ये तो जांच में ये तो क्लियर हो गया था मोहन भागवत इस ट्रेन में थे। जी हाँ, ये जानकारी मिली है और इसको पूरे विषय को बहुत ही गंभीर रूप में देखा जा रहा है और इंश्योर कराया जाएगा फेयर इन्वेस्टिगेशन और जो भी इसमें कोई इन्वॉल्व होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। एक बात नोट कर लीजिए, 15 जून से आज की बात 8:30 बजे से होगा। फर्जी साइन मामले में गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। 5.5 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान सीआईडी के ऑफिसर्स ने अभिषेक से उनकी डायरी के बारे में जानकारी दी। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक को वो डायरी लेकर के आने के लिए कहा था जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा है। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून तक दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे तो एयरपोर्ट पर एक बार फिर से उनका जबरदस्त विरोध हुआ। फर्जी साइन मामले में गुरुवार को ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी बंगाल सीआईडी के सामने पेश हुए। 5.5 घंटे तक चली पूछताछ के दौरान सीआईडी के ऑफिसर्स ने अभिषेक से उनकी डायरी के बारे में जानकारी दी। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक को वो डायरी लेकर के आने के लिए कहा था जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा है। अब सीआईडी ने अभिषेक को 14 जून तक दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है और इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे तो एयरपोर्ट पर एक बार फिर से उनका जबरदस्त विरोध हुआ। पहले से मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी को देखते ही सिग्नेचर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। कड़ी सुरक्षा घेरे के बावजूद भीड़ अभिषेक के बेहद करीब पहुंच गई। धक्का मुक्की होने लगी। किसी तरह सुरक्षाकर्मी ने अभिषेक को सुरक्षित गाड़ी में बिठाया। इससे पहले भी गुरुवार को अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विधायकों के फर्जी साइन की जांच के मामले में सीआईडी की ओर से किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के अभिषेक बनर्जी को 2 हफ्ते के लिए कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह कहा कि जांच एजेंसी को जरूरत है तो वो 24 घंटे पहले इस सूचना पर एजेंसी से मुलाकात कर लें। अभिषेक पर सीआईडी का शिकंजा, 5.5 घंटे पूछताछ। सीआईडी ने की पूछताछ, मुश्किल में ममता एंड पार्टी। हाईकोर्ट से राहत, बागियों ने बढ़ाई दीदी की टेंशन। फर्जी सिग्नेचर मामले में टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। गुरुवार को इस मामले में सीआईडी ने अभिषेक से करीब 5.5 घंटे तक मैराथन पूछताछ की। अब सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को 14 जून को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों की माने तो सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को अपने साथ वो डायरी लेकर आने को कहा है जिसमें विधायकों के साइन होने का दावा किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी अपने साथ वो डायरी भी लेकर गए थे। सीआईडी की तरफ से उन्हें गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता फिलहाल, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन्हें सुरक्षा कवच दिया है। तो जैसे कि जाना जा रहा है कि जो डायरी में वो सिग्नेचर लिया गया था, उस डायरी को अभिषेक बंदोपाध्याय के साथ में लेकर आने के लिए कहा गया था। तो क्योंकि वो जो रेजोल्यूशन कॉपी है उसमें कौन कौन दस्तखत किए थे उसके बारे में पूछताछ करने के लिए ही वो डायरी मंगवाया गया था। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रहा है कि वो डायरी भी अभिषेक बंदोपाध्याय आज लेकर आए थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे भी पूछताछ किया जा सकता है और ये उन्हें 24 घंटा पहले नोटिस भी दिया जाएगा। सीआईडी हेडक्वार्टर से निकलने के बाद अभिषेक बनर्जी सीधे ममता बनर्जी के घर उनसे मिलने पहुंचे, जहां कुणाल घोष और मदन मित्रा भी मौजूद थे। अभिषेक बनर्जी जब घर के बाहर निकले तो उनके समर्थकों ने जय बांग्ला के नारे लगाए। हालांकि सीआईडी पूछताछ के दौरान अभिषेक से कौन कौन से सवाल पूछे गए और अभिषेक बनर्जी की तरफ से कौन कौन से पेपर सीआईडी को दिए, इस पर टीएमसी का कोई नेता कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है।
14 তারিখ আবার এটা নিয়ে কোনো মন্তব্যই নেই। দেখা হয়েছে এই পর্যন্ত। नो कमेंट। अभिषेक बनर्जी गुरुवार को सीआईडी दफ्तर हाई कोर्ट के आदेश के बाद पहुंचे थे। कोर्ट ने उन्हें शाम 6 बजे से पहले सीआईडी दफ्तर भवानी भवन में पेश होने को कहा था। कोर्ट के इसी आदेश का पालन करते हुए अभिषेक करीब 5:50 पर यानी डेडलाइन से ठीक 10 मिनट पहले भवानी भवन के भीतर दाखिल हुए, जहां अधिकारियों ने उनसे करीब 5.5 घंटे तक पूछताछ की। इससे पहले जब अभिषेक बनर्जी दिल्ली से कोलकाता पहुंचे तो एयरपोर्ट पर एक बार फिर उनका जबरदस्त विरोध हुआ। पहले से मौजूद भीड़ ने उन्हें घेर लिया। लोगों ने अभिषेक बनर्जी को देखते ही सिग्नेचर चोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। कड़ी सुरक्षा घेरे के बावजूद भीड़ अभिषेक के बेहद करीब पहुंच गई। धक्का मुक्की होने लगी। किसी तरह सुरक्षा कर्मियों ने अभिषेक को सुरक्षित गाड़ी में बैठाया। ভাইপো লজ্জা করলো না সই চুরি করতে। ভাইপো অভিষেক বেরিয়েছে, লজ্জা করলো না সই চুরি করতে। ডিমের গন্ধ গাছে গেছে। ভাইপো কি বলবেন? এদিকে তাকান ভাইপো, এদিকে অভিষেক বারবার সিআইডি হাজিরা কেন এলেন? বারবার সিআইডি হাজিরা কেন এলেন? বারবার সিআইডি হাজিরা কেন এলেন? উত্তর দিন অভিষেক ভাইপো। इससे पहले गुरुवार को अभिषेक बनर्जी ने पार्टी विधायकों के फर्जी साइन की जांच के मामले में सीआईडी की ओर से किसी भी सख्त कार्रवाई से सुरक्षा की मांग करते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को 2 हफ्ते के लिए कड़ी कार्रवाई से अंतरिम राहत दे दी। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी की जरूरत हो तो वो 24 घंटे पहले सूचना पर एजेंसी से मिले। इस मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। कोर्ट से राहत मिलने से अभिषेक बनर्जी फिलहाल भले ही जेल जाने से बच गए हैं, लेकिन जनता की अदालत और खुद उनकी पार्टी के अंदर उनके खिलाफ जो माहौल बन चुका है उससे निपटना उनके सियासी करियर की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाला है, क्योंकि भड़काऊ भाषण मामले में भी सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी की फाइल खोल दी है। इस बीच ममता बनर्जी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनर्जी की भी नाराजगी सामने आ गई। कल्याण की नाराजगी की वजह टीएमसी का फर्जी साइन केस है, जिसमें कल्याण बनर्जी वकील थे, लेकिन आज ही रात में कल्याण बनर्जी को इस केस से हटा दिया गया, जिसके बाद कल्याण बनर्जी भड़क गए हैं और उन्होंने ममता के सामने बड़ी शर्त रख दी है। पार्टी से डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है, अभिषेक बनर्जी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, पार्टी ने नहीं डिसरेस्पेक्ट किया है। पार्टी का अलग मैटर नहीं कर रहा है, अभी अभी उदयन गुह का मैटर किया, 2 मैटर किया, अलग का मैटर कर रहा है। पार्टी तो अभिषेक नहीं है, पार्टी तो अलग है। इसलिए हम दीदी को बस आप सोच लीजिए कौन किसको श्लोक के लिए चलेंगे। अभिषेक बनर्जी का माफिक आदमी के लिए चलेंगे तो हम नहीं है आपके साथ। तो ये फाइनल डिसीजन है आपका कि अगर अभिषेक बनर्जी पार्टी में रहे तो आप नहीं रहेंगे? हाँ, पार्टी में उनको लेके चलेंगे तो हम नहीं रहेंगे। दीदी के साथ है। हाँ, दीदी का साथ है, लेकिन दीदी को सोच लेना होगा दीदी कौन लोग को लेके चलेगा। मेरा साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, अभिषेक बनर्जी का साथ ब्लड रिलेशन है, ठीक है। दीदी को अभी सोचना होगा जिस लोग का साथ ब्लड रिलेशन नहीं है, जो लोग 35-40 बरस दीदी का साथ काम करते हैं, दीदी उन लोग को नहीं चलेगा, नहीं जिसका साथ ब्लड रिलेशन है उनको लेके चलेगा। दीदी को यही भी समझना होगा। इसके साथ ही कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को लेकर अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। कल्याण बनर्जी ने कहा, अभिषेक बनर्जी बहुत अहंकारी हैं, उनको सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता। अभिषेक बनर्जी के इसी रवैये की वजह से पार्टी बर्बाद हुई। कल्याण बनर्जी की तरह टीएमसी के सबसे सीनियर नेता सौगात राय भी पार्टी में अभिषेक बनर्जी की हिटलर शाही से परेशान थे। हालांकि वो अभी भी ममता के साथ खड़े दिख रहे हैं। चुनाव के बाद मेरा एक बार उनसे मुलाकात हुआ और एक बार फोन से बात हुआ ही, रेगुलर बात होता है, ऐसी बात नहीं। मैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं हुई इसलिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरा दुख हो सकता है, मेरा ग्रीवांस हो सकता है, लेकिन उस कारण पार्टी छोड़ना नहीं। जो पार्टी मुझे नॉमिनेशन दिया है, जो पार्टी मुझे सिंबल दिया है, उसके साथ रहना चाहिए। अपना दुख मन में रख के मौका होगा तो उसको प्रकाश करें, लेकिन पार्टी नहीं छोड़ना है।
कल्याण बनर्जी की नाराजगी पर टीएमसी का बागी गुट ज्यादा हैरान नहीं है। काकौली घोष का कहना है कि वो ऐसा करते रहते हैं। बंगाल में सियासी हार के बाद टीएमसी में टूट जारी है। गुरुवार को ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सबसे करीबी राज्यसभा सांसद प्रकाश शेख बड़ाइक ने इस्तीफा दे दिया। सुखेंदु शेखर रॉय और सुष्मिता देव के बाद राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले वो तृणमूल कांग्रेस के तीसरे सांसद हैं। प्रकाश शेख ने राज्यसभा के चेयरमैन को अपना इस्तीफा सौंपा और इसके बाद सीधे बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के घर पर पहुंच गए। निशिकांत दुबे से मुलाकात के बाद से प्रकाश शेख ने कहा कि बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का कुछ बचा नहीं है, जनता बीजेपी के साथ है। बंगाल का मैंडेट को देखते हुए मैं अपना पर्सनल डिसीजन दिया। अब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जो आदेश देंगे उस अनुसार से मैं काम करूंगा। क्या नाराजगी थी ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी पर्सनल से किसी नहीं ऐसा कुछ। सर क्या बंगाल में बीजेपी के आने के बाद क्या बदलाव आप देख रहे हैं? केंद्र और राज्य दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहा है। डेवलपमेंट के लिए काम हो रहा है। मैं 2023 से था। डेवलपमेंट के लिए राज्य केंद्र दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, जो भी हो रहा है। सर अभी आप निशिकांत दुबे जी के घर में हैं, बीजेपी से आपकी क्या बात, क्या आप आने वाले समय में बीजेपी के साथ ज्वाइन बीजेपी, क्योंकि आपने तो राज्य समय का इंतजार कीजिए। और वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के चयन को लेकर के टीएमसी की तरफ से दाखिल याचिका पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि गुरुवार को सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने विधानसभा में नेता विपक्ष के चयन को लेकर विधानसभा स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाया। जस्टिस कृष्णा राव ने ये पूछा कि क्या किसी राजनीतिक दल की मंजूरी के बिना किसी बागी विधायकों के नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दी जा सकती है। टीएमसी ने बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के रूप में मान्यता दिए जाने को चुनौती दी है। टीएमसी ने स्पीकर के फैसले पर अंतरिम रोक की मांग की थी। अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग लग गई है और आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल तुगलकाबाद एक्सटेंशन की बिल्डिंग में आग फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा चुकी है, लेकिन आग ये काफी भयानक थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अंदर रखा हुआ सारा सामान कैसे राख में तब्दील हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग पर काबू पाने के बाद का जो ये भयानक मंजर है, आप इसे देख करके बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण यहाँ पर आग लगी थी। कुछ भी नहीं बचा है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन की ये बिल्डिंग जहाँ पर आग लगी और इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की जान भी चली गई। प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र रद्द किए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मीनाक्षी नटराजन ने रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। याचिका में रिटर्निंग अधिकारी के फैसले को गलत, पक्षपातपूर्ण और कानून के विरुद्ध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से उसे तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। मध्य प्रदेश से कांग्रेस को एक उम्मीदवार के जीतने की उम्मीद थी, लेकिन मीनाक्षी नटराजन का पर्चा रद्द हो गया और इसीलिए तीनों सीटें बीजेपी ने जीत ली। राज्यसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। राहुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए आरोप लगाया कि वोट चोरी और सरकार चोरी के बाद अब राज्यसभा चुनावों में सीटें चोरी की गई हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सत्ताधारी दल और चुनाव आयोग के बीच की मिलीभगत ने चुनाव शुरू होने से पहले ही मुकाबले को खत्म कर दिया। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने और बीजेपी उम्मीदवार की जीत के बाद राहुल ने बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। दिल्ली के तुगलकाबाद में भीषण आग लग गई है और आग में झुलसने से 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल तुगलकाबाद एक्सटेंशन की बिल्डिंग में आग फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पा चुकी है, लेकिन आग ये काफी भयानक थी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि अंदर रखा हुआ सारा सामान कैसे राख में तब्दील हो चुका है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग पर काबू पाने के बाद का जो ये भयानक मंजर है, आप इसे देख करके बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण यहाँ पर आग लगी थी। कुछ भी नहीं बचा है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन की ये बिल्डिंग जहाँ पर आग लगी और इसकी चपेट में आने से 3 लोगों की जान भी चली गई। तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन की बिल्डिंग में ये आग लगी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर रखा हुआ सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है। फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंचती है और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीढ़ियों से लेकर के कमरे के अंदर तक का जो मंजर है, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि सब कुछ पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है और इसके अंदर मौजूद 3 लोग, उनकी भी झुलसने से मौत हो गई।
गाड़ियाँ कितनी लगभग कोई आइडिया? टोटल 8 गाड़ियाँ, 7 गाड़ियाँ, 7 बाइकें तो हर फ्लैट बाइक के हिसाब से बना है ये। अच्छा, एग्जैक्ट कितने बजे आपने? ये 2 बजे एग्जैक्ट हुआ है ये काम, और 2:10 पे भैया ने कॉल किया है, कांगे भैया। आपने भी मेरे ख्याल से पूरा प्रयास किया है ये सब? हाँ, हम लोगों ने निकाला है, पब्लिक को बाहर निकाला है, सारा छत से निकाला है। ये भैया हैं, भैया इन्होंने ही फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही कॉल करी थी, इन्होंने फायर ब्रिगेड को बुलाया, फिर एम्बुलेंस आई हैं, मतलब उन्होंने सारा काम किया है। घर पे सो रहा था। आपका नाम? तो फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है और आसपास के लोग जो बता रहे हैं कि तत्परता दिखाते हुए फायर फाइटर्स की टीम यहां पर मौके पर जल्दी से पहुंच गई और तुरंत ही इस आग को फैलने से रोक लिया गया। हालांकि जिस मकान में ये आग लगी थी वहां पर कुछ भी नहीं बचा है। 3 लोगों की झुलसने से मौत भी हो गई है और साथ ही अंदर रखा हुआ सारा सामान भी जलकर राख हो चुका है। तो इन दिनों आग की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आग किस वजह से लगी, अभी इसके बारे में जांच की जा रही है। क्या कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है? अभी फिलहाल आग पर काबू पाने के बाद आगे की जो जांच है उसमें फायर फाइटर्स के जो अधिकारी हैं वो जुट चुके हैं और साथ ही आस पड़ोस के लोग, जिनका कहना है कि फायर फाइटर्स की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत ही इस आग को फैलने से रोक लिया गया। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करता करता मैं नीचे आया, मैं बाहर भाग के गया, मैंने पीसीआर रुकवाई, उनको बुलाया, उसके 15-10 मिनट बाद वो भी फायर ब्रिगेड भी आ गया और यहाँ के जो जितने भी लोग हैं उन्होंने सीधे मदद करी। कितनी गाड़ियाँ चली हैं जो बता रही थी आपने? 7 या 8 गाड़ियों। और फैमिली बताया एक बार दोबारा? फैमिली में अभी यहाँ पे कम से कम 8 लोगों को निकाला, 8-9 लोगों को। और टोटल फ्लैट इसमें 8 फ्लैट है, 8 या 9 फ्लैट है, उनमें से एक की तो डेथ हो गई है। आग लगने का कारण पता लग पाया? एक्चुअली वो तो नहीं, मेन कारण हमें तो बाइक्स दिखी, क्योंकि नीचे जो जितने भी व्हीकल खड़े हुए थे उनमें ही आग लगी थी और आग ऐसी थी कि ऊपर तक धुआं था पूरा, उनके घरों के अंदर भी चला गया था कि लोग लिटरली बालकनी में आ गए थे। गली भी हम देख रहे हैं काफी कंजेस्टेड है। एक्चुअली बैक साइड में निकलने का वो नहीं है, वो फायर का निकल नहीं सकता है, मतलब धुआं निकल नहीं सकता ऊपर से, क्योंकि उनके घर के अंदर घुस गए थे वो लोग, बालकनी से कूदने को तैयार हो गए थे। मेरी बेटी ने वहाँ साड़ी फेंकी, वो जो साड़ी लटक रही है ना आप देख रहे हैं, वहाँ से वो बंदा उतरा है। आपका ठीक सामने वाला घर? हाँ, वो ऊपर वाला है, वहाँ से उसको साड़ी फेंकी है, वो साड़ी से उतर के आया है नीचे। फायर ब्रिगेड को आने में हाँ, यहाँ तक तो आ गई थी, उस समय जितना हो सका था तो फायर ब्रिगेड नहीं आई थी उतना हमने हेल्प करा, उसके बाद तो फायर ब्रिगेड वालों ने सारा सिचुएशन संभाल लिया। थोड़ा सा आप जो बता रहे थे कितने वाहन हैं? हर फ्लोर के पास लगभग 1 वाहन होता ही है। जी, आपका नाम बताइए? राहुल अग्रवाल। राहुल जी, ये बता दीजिए कि कितने गाड़ियां आपने देखा चलती हुई, जो भी आपने देखा बता दीजिए। 5 से 6 गाड़ियां जली हैं अंदर। जी, तो कितने लोग, एक की डेथ भी बता रहे हैं? एक लड़की की डेथ हुई है और मेरे 7 से 8 लोग घायल निकाले गए हैं इसमें से। आप भी थे जब निकाल रहे थे? हाँ जी, एम्बुलेंस, काफ़ी एम्बुलेंस आई हैं, 3-4 गाड़ी फायर ब्रिगेड की आई हैं, तो उन्होंने अच्छा। और ज़्यादा लोग रहते हैं, घटना अगर उस समय सारे लोग होते तो और भयंकर हो सकता था शायद। हाँ जी, छुट्टियों के कारण थोड़े लोग कम हैं, लोग घूमने गए हैं, कोई अपने गांव गया है, इस कारण थोड़े लोग कम हैं, लेकिन गली वालों ने, लोगों ने, आसपास सबने खूब हाथ बटाया, खूब मदद करी है, खूब लोगों निकाल के सबने सहयोग किया है और घटना को जितना कम से कम कर सकते उतनी कोशिश करिए करने की लोगों ने आसपास के। तो आपने चश्मदीदों को सुना, उन्होंने कहा कि जब वहां पर आग लगी तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। हालांकि फायर फाइटर्स की टीम वहां पर पहुंची। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय पारेशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कारण बताया जा रहा है, यहाँ पर आग किस वजह से लगी थी? देखिए दीपिका, ये बहुमंजिला इमारत है साउथ ईस्ट दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में। यहाँ पर पार्किंग में कुछ स्कूटियां खड़ी हुई थी, बाइक खड़ी हुई थी, उन व्हीकल्स में सबसे पहले आग लगी। क्या किसी तरीके से चार्जिंग के दौरान ये आग लगी, ये अभी क्लियर नहीं है। कोई शॉर्ट सर्किट हुआ पार्किंग एरिया में, जिसमें पहले वाहनों में आग लगी और वो आग ऊपर धुएं के साथ इतनी ज्यादा फैल गई कि पूरी बिल्डिंग के अंदर आग लगी। दमकल विभाग की तकरीबन 12 से 15 गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की। अभी तक ये जानकारी मिली है कि तकरीबन 10 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया और अभी ये जानकारी मिल रही है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। हालांकि अस्पताल से आधिकारिक तौर पर
जो जानकारी है वो अभी पुलिस और दमकल विभाग जो है जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि किन किन लोगों की डेथ हुई है। लेकिन 3 मौत जो है उनकी जानकारी हमारे सूत्रों से हमें मिली है कि इस आग में 3 लोगों की मौत की खबर है। इसके अलावा तकरीबन 8 लोग जो हैं जो कि बेहोश हो गए थे धुएं की वजह से, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर है। तो फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि पहले जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। बिल्डिंग के अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि धुआं बहुत ज्यादा था रात में, तो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि कोई और फंसा हुआ तो नहीं है। आग लगने के कारणों का भी आगे पता लगाया जाएगा। पूरी तरीके से जांच दमकल विभाग की टीम इसमें करेगी, एक रिपोर्ट सौंपेगी कि आखिरकार आग लगने की वजह क्या है, क्या कोई मीटर में आग लगी, वाहन में किस तरीके से आग लगी, ये तमाम चीजों को अभी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो रात भर में हालांकि कंप्लीट हो गया है, लेकिन अंधेरे के चलते कोई कहीं फंसा ना रह गया हो, उसको लेकर अभी भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, अभय आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे घटना को लेकर के जो फायर के अधिकारी हैं, फायर सेफ्टी अधिकारी, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। में आग लगी थी और आग ऐसी थी कि ऊपर तक धुआं था पूरा, उनके घरों के अंदर भी चला गया था कि लोग लिटरली बालकनी में आ गए थे। गली भी हम देख रहे हैं काफी कंजेस्टेड है। एक्चुअली बैक साइड में निकलने का वो नहीं है, वो फायर का निकल नहीं सकता है, मतलब धुआं निकल नहीं सकता ऊपर से। राहत की बात ये रही कि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है पूरी तरह से। और जैसा कि हमारे सहयोगी अभय पाराशर भी जानकारी दे रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर धुआं उठा था। और अभय जैसा कि लोग भी बता रहे हैं कि काफ़ी संकरी गली है, काफ़ी कंजस्टेड ये इलाका है, और ऐसे में इस घटना के बाद से लोग डरे हुए, सहमे हुए, साफ तौर पर डर उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कि दोबारा अगर ऐसी घटना हुई तो उनके पास क्या विकल्प बचेगा, क्योंकि इतनी कंजस्टेड ये गलियाँ हैं। ऐसे में कोई ठोस कदम यहाँ पर उठाने की ज़रूरत है। देखिए बिल्कुल दीपिका, और यही वजह है जैसे मालवीय नगर में हमने देखा आग लगी, इतने लोगों की मौत हुई, 22-23 लोगों की उसमें जान चली गई। उसके बाद से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार इस तरह की जो कॉलोनियां हैं वहां पर सेफ्टी के क्या इंतजाम है। बहुत पतली गली है, संकरी गली है, वहां पे इतनी ऊंची बहुमंजिला इमारत बनने की परमिशन कौन दे देता है, कैसे ये बन जाती है। वहां से कोई एग्जिट प्लान नहीं होता कि अगर आग लग जाए तो पीछे का रास्ता जो होना चाहिए वो नहीं होता है। तो ये तमाम सवाल जो है वो खड़ा करता है हमारे जो भी दिल्ली के अंदर भी जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे एमसीडी हो, उनके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और यही वजह है कि अब फिलहाल हाल में ही दिल्ली सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया हुआ है जिसमें इस तरह की इमारतों को चिन्हित किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि ये बहुत नाकाफी चीजें हैं क्योंकि इतनी दिल्ली के अंदर बहुमंजिला इमारतें हैं जो कि सालों से अलग अलग तरीके से बनी हुई है, उस वक्त इस पर ध्यान नहीं दिया जाता। लोगों की चिंताएं जो है वो बेहद वाजिब है कि अगर इस तरह की स्थिति होती है तो कैसे वो निकले, क्योंकि एग्जिट प्लान का कोई तरीका ही नहीं बनाया जाता जब इन मंजिलों को बना दिया जाता है और करप्शन के आरोप लगते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले के अंदर भी 3 लोगों की मौत की अब तक जानकारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस का कहना है, साथ ही दमकल विभाग का कहना है कि एक रिपोर्ट का इंतजार किया जाएगा, एक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है भाई, ताकि स्पष्ट जो हो पाए कि वजह आखिर क्या थी। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में देर रात एक बिल्डिंग में आग लग गई। ये खबर अभय हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। आग जैसे ही लगी, दमकल विभाग के मुताबिक रात तकरीबन 2:25 पे ये कॉल मिली उन्हें। फायर की गाड़ियों को तुरंत तुगलकाबाद की गली नंबर 1 नया तारा अपार्टमेंट के पास भेजा गया और ये आग एक मकान के अंदर खड़े वाहनों में लगी थी, जिसकी वजह से पूरी बिल्डिंग इसकी चपेट में आ गई और धुआं बहुत तेजी से फैलने लगा। कई लोग अंदर फंस गए। दमकल कर्मियों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सुबह तक 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल करके नजदीकी अस्पताल भिजवा दिया। और ये बिल्डिंग ग्राउंड प्लस 5 मंजिला है और संकरी गली में होने के कारण राहत और बचाव कार्य में परेशानी हुई। गुरुवार रात नोएडा के सेक्टर 49 के एक रिहायशी ओवरसीज अपार्टमेंट के फ्लैट में भी आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरे कमरे में फैल गई। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और धुएं के इस गुबार के बीच से बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं नोएडा के सेक्टर 49 की ये पूरी घटना, जहां पर आग लगी। नोएडा में रिहायशी इमारत में, ये फ्लैट में आग लगी है। हालांकि कैसे यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपति रह रहे थे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उनका रेस्क्यू कर लिया गया और आग तेजी से ना फैले उसको लेकर के तुरंत ही आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था
डर लग रहा था पानी डालने पे भी कहीं करंट ना आ जाए, कुछ आ जाए, बट उन्होंने पूरे सूझबूझ से बिना हड़बड़ाहट के समय दिया, देखा, ऊपर फ्लैट से जाके देखे, रास्ता समझे और पूरा हिम्मत करके अंकल आंटी को लेके आए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग से हमारी बहुत हिम्मत बढ़ती है। दिल्ली में ड्रग्स सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी थाना इलाके में छापेमारी करके 30 ग्राम MDMA और 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस की रेड के दौरान वहां पर मौजूद एक विदेशी बिल्डिंग से कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बुराड़ी थाने में दर्ज NDPS एक्ट में एक मामले की जांच में एंटी नार्कोटिक स्क्वाड की टीम स्वरूप नगर पहुंची थी और फ्लैट में छापेमारी के दौरान रोमियो उर्फ स्काई को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से तकरीबन 30 ग्राम MDMA और 1.5 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। उसी इमारत की चौथी मंजिल पर 2 अलग अलग फ्लैट्स में 2 अफ्रीकी नागरिक रह रहे थे। एक फ्लैट में रहने वाली स्टेला पियर्स नाम की विदेशी महिला ने पुलिस टीम को देखकर बालकनी से छलांग लगा दी। घायल हालत में उसे बुराड़ी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके कमरे से बड़ी मात्रा में केमिकल, बेकअप आई, बोरे और वजन करने वाली मशीन मिली। शुरुआती जांच में यह पता चला कि ये कमरा में ड्रग बनाने और कच्चा माल रखने की फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल हो रहा था। तेलंगाना में करप्शन के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर ACB ने रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के कई ठिकानों पर छापेमारी करके करोड़ों रुपए के आय से अधिक संपत्ति का खुलासा किया। सरकार इंजीनियर मोहन नाइक के घर, दफ्तर समेत 17 ठिकानों में एक साथ तलाशी के दौरान ACB ने 55 लाख रुपए कैश, 2.5 किलो सोने के जेवरात, 6 किलो चांदी के जेवरात और करोड़ों रुपए के फ्लैट और जमीन का खुलासा किया। इंजीनियर मोहन नाइक पर लंबे समय से ठेकेदारों से कमीशन लेने, कॉन्ट्रैक्ट देने में कुछ खास कंपनीज पक्ष लेने और पूरे राज्य में अपने प्रभाव वाला नेटवर्क बनाने का आरोप लगते रहे। तो अब ACB की रेड और इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद से करप्शन को लेकर के बड़े खुलासे की भी उम्मीद है। लाखों कैश, करोड़ों की ज्वेलरी, करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेज और आलीशान बिल्डिंग के बाहर लगी ये कार, ये सब उस काली कमाई का हिस्सा है जिन्हें एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने इंजीनियर इन चीफ के घर से बरामद किया है। तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इस इंजीनियर इन चीफ का नाम है मोहन नाइक। काली कमाई से करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाने वाले इंजीनियर साहब देसी विदेशी महंगी शराब के भी शौकीन हैं। ACB रेड के दौरान घर से लाखों की शराब की ये बोतलें भी मिली। तेलंगाना ACB ने रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के 17 ठिकानों पर छापेमारी की। शुरुआत मंगलवार को की थी और अब तक जो कुछ भी सामने आया है वो चौंकाने वाला है। ACB ने जिन जिन ठिकानों पर रेड की उनमें हैदराबाद के माधापुर स्थित मोहन नाइक का घर और दफ्तर शामिल है। तो 15 ऐसे लोकेशंस भी हैं जो मोहन नाइक के करीबी, उनके रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों और बेनामी संपत्तियों से जुड़े लोगों की है। ACB की अलग अलग टीम ने एक साथ 17 लोकेशंस पर रेड की तो अवैध कमाई से अर्जित करोड़ों की प्रॉपर्टी का खुलासा हुआ। तेलंगाना ACB की रेड में इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के घर की तलाशी के दौरान 55 लाख रुपए नकद, करीब 2.5 किलोग्राम सोने के गहने, 6 किलोग्राम चांदी की वस्तुएं बरामद की गई। इनके अलावा 1 करोड़ 26 लाख रुपए का घरेलू सामान, 11 लाख 25 हजार रुपए कीमत के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स, जिनमें 9 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप शामिल हैं और 25 लाख कीमत की 2 गाड़ी जब्त किए गए हैं। साथ ही 1 करोड़ 44 लाख रुपए के बैंक डिपॉजिट का भी पता चला है। तेलंगाना में करप्शन के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक ने बड़े पैमाने पर जमीन और बंगले में भी निवेश किया था। ACB टीम को रेड के दौरान जो इनपुट मिला है उसके मुताबिक मोहन नाइक के हैदराबाद और निजामाबाद में जिन अचल संपत्तियों की पहचान की गई है उनमें निजामाबाद जिले के मुल्लांगी गांव में 19.38 एकड़ जमीन के 5 टुकड़े शामिल हैं, जिनकी सरकारी कीमत लगभग 82,89,000 रुपए है। एजेंसी को 7 फ्लैट भी मिले, जिनमें 3 कोमपल्ली में और 4 गाची बॉबली में है। इन फ्लैट की कीमत करीब 7.34 करोड़ रुपए है। ACB की तलाशी में मियापुर में 2.5 करोड़ रुपए का एक ट्रिप्लेक्स विला,
कुकटपल्ली में 62.14 लाख का नया बना घर और निजामाबाद में एक और विला खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए का एडवांस पेमेंट का भी इनपुट मिला है। जाहिर है इतने बड़े पैमाने पर संपत्ति अर्जित करने के लिए सरकारी इंजीनियर मोहन नाइक ने अपने सर्विस के दौरान जमकर करप्शन किया। करप्शन के इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक ने 29 साल पहले सरकारी नौकरी शुरू की। रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट में अहम पदों पर रहे। नलगोंडा के निजामाबाद में सीनियर इंजीनियर रहे। हैदराबाद रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी पद संभाला। TGMSIDC में भी अहम पद पर रहे। तेलंगाना रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के MD बने और फिर तेलंगाना रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट के सबसे बड़े पद इंजीनियर इन चीफ पर पहुंचे। 29 साल की नौकरी के दौरान काली कमाई के इंजीनियर मोहन नाइक का पद चाहे जो भी रहा हो, उसका फोकस करप्शन के पैसे से काली कमाई का साम्राज्य कायम करने पर ही रहा। नाइक ने नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार और गलत तरीकों से प्रॉपर्टी बनाई, आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति जमा की। करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स के शेयर लेने में भी इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक का नाम शामिल था। तो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स से कमीशन के रूप में गबन के पैसे बांटने में भी उसने अहम भूमिका निभाई। लेकिन सरकारी खजाने को लूटने और अपने पद के दुरुपयोग के जरिए काली कमाई करने वाले इंजीनियर के पाप का घड़ा जब भर गया तब ACB ने उस पर शिकंजा कसा है और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में इंजीनियर इन चीफ मोहन नाइक के ठिकानों पर रेड के साथ उसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के डिप्टी डायरेक्टर लक्ष्मी नारायण कण्डवाल के ठिकानों पर छापा मारा। शुरुआती जांच में पता चला कण्डवाल के पास 241% अधिक संपत्ति होने की जानकारी सामने आई है। लोकायुक्त की 3 टीमें उनके मकान, जिम, डिपार्टमेंटल स्टोर सहित अन्य परिसर में दस्तावेजों की जांच में जुट गई। कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की संपत्ति और निवेश से जुड़े दस्तावेज मिलने की संभावना जताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोकायुक्त की जांच में क्या क्या सामने आया है, आप देखिए। कितना चौंका देने वाला खुलासा। इंदौर की स्कीम 140 के रिहायशी प्लॉट सामने आए। इसके अलावा कई कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्ति के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी बरामद हुए। स्कीम नंबर 103 की एक बिल्डिंग की जांच की जा रही है। अभी वहां पर भी पेपर्स और डॉक्यूमेंट्स खंगाले जा रहे हैं और बाकी अलग अलग ठिकानों पर जैसा कि जिम और जो डिपार्टमेंटल स्टोर है, घर है, हर तरफ छापेमारी की गई और ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ। बिहार के हाजीपुर में करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। बुधवार को आर्थिक अपराध इकाई ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए एक मामले में हाजीपुर नगर परिषद के अकाउंटेंट मनीष कुमार के घर पर दबिश दी। हाजीपुर के बागमली मोहल्ला स्थित अकाउंटेंट मनीष कुमार के आलीशान घर और नगर परिषद कार्यालय पर आर्थिक अपराध इकाई की टीम पहुंचकर छापेमारी की और दस्तावेजों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। लेखपाल मनीष के ऊपर आय से 2 करोड़ अधिक की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है, जिसको लेकर के केस दर्ज किया गया था और मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट से तलाशी का आदेश मिलने के बाद EOW की टीम छापेमारी करने पहुंची थी। अधिक संपत्ति मामले में रेड चल रहा है यहाँ पर। किनके यहाँ सर? मनीष कुमार के। तो क्या है वो? सहायक हैं जी, सहायक हैं। तो क्या ऐसा क्या मामला निकल गया है? क्या कुछ दस्तावेज सामने आए? 7% इस पर रेड अभी चल ही रहा। कहाँ से रेड चल रहा है? अभी यहाँ चल रहा है और ऑफिस में चल रहा है और चल रहा है। अहमदाबाद विमान हादसे के आज 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को आज भी इंसाफ का इंतजार है। परिवार के जख्म आज भी हरे हैं और आज भी अपनों को याद करके परिवार वाले भावुक हो जाते हैं। उन्होंने सरकार से पूरी घटना की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। इंडिया टीवी संवाददाता निर्णय कपूर ने ऐसे ही पीड़ितों से बात की जिन्होंने विमान हादसे में अपने बेटे और बहू को गंवा दिया था। बच्चे की वेदना जानने की ज़रूरत है कि क्या अगले फिर से कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे। सब आज 260 परिवार के सब मेंबर अंदर मेरे जैसे है। किसी ने बेटे खोई है, किसी ने बाप खोया है। मैंने मेरी पुत्र वधू और बेटे को खोया है। ऐसी घटनाएं जो है उसके हिसाब से नहीं घटे आगे, तो उसका रिपोर्ट आए तो उसकी जांच करे। उसको फिर कोई भी प्लेन के अंदर जाने वाले बहुत मुसाफिर है तो भाई फास्ट जिंदगी हो गई है। तो प्लेन में जाओ तो फटाफट निकल जाओ, कलाक में दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो ये 12 घंटे में
लंदन पहुंच जाएंगे। तो फिर आज उसकी जिम्मेदारी सरकार की भी होती है कि भाई उसको देखे, जांच करे, फिर उड़ान भराए। 1 साल पहले अहमदाबाद में हुए एयर क्रैश की ये वो साइट आप अगर यहाँ पे आज भी देखेंगे तो यहाँ का जो मंज़र है वो अभी भी उस दर्दनाक तबाही की गवाही देता हुआ आपको यहाँ पे नज़र आएगा। क्योंकि अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, ये साइट रिस्टोर नहीं की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे उस दिन जब मैं यहाँ पहुँचा था, लाशें बिखरी पड़ी थी, जली हुई पूरी कंडीशन में। पूरी तरह आप देखिए ये जो हॉस्टल ब्लॉक्स हैं ये जो हैं तबाह हो गए थे पूरी तरह। यहाँ पे पीछे अगर आप देखें जितने भी आपको हॉस्टल ब्लॉक दिख रहे हैं, पूरा का पूरा एरिया बताया जा रहा है कि उस वक्त आग लगी थी और जब हम पहुँचे तो घना धुआं छाया हुआ था और उस बीच में रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे थे। सरकार ने फैसला किया है कि ये सारे के सारे जो हॉस्टल ब्लॉक्स हैं ये वापस रिस्टोर किए जाएंगे, पूरे नए ब्लॉक बनेंगे। एक छोटा सा हॉस्पिटल ब्लॉक भी यहाँ पे बनेगा और इसको वापस रिस्टोर तो किया जाएगा, लेकिन जो 260 जाने गई उनके परिवार का लॉस जो है वो किसी भी तरह पूरा नहीं हो पाएगा। और अभी भी आप देखिए 1 साल हो चुका है और इन्वेस्टिगेशन का कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आया, जिसको लेकर के जो परिवार वाले हैं उनमें भी एंजाइटी है और जो पायलट्स हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन सब के बीच में विवाद छिड़ा हुआ है और अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं पहुंचा है।